नमस्कार दोस्तों, एडा 47 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सके और इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने इस वीडियो में थ्योरी सेक्शन के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी लगाया जो कि आपको दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो इससे पहला था 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। और वे एक्ट क्या थे उसको हम लोग बहुत ही सारणीबद्ध पढ़ेंगे। तो पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या प्रावधान था? इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी करी गई इसी एक्ट के तहत। अगला एक्ट है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रथम बार दोहरी शासन व्यवस्था कब शुरू करी गई? तो वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत करी गई थी। इसके मुख्य प्रावधान की बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 विभाग बनाए गए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया। ध्यान दें, इस वीडियो में मैंने सारा एक्ट को कवर कर लिया है। अगला एक्ट 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। अगला एक्ट है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। यहाँ से चार्टर एक्ट शुरू हुआ जो 20 सालों के लिए होता था। चार्टर एक्ट 1813, इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा और कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1833। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अगला एक्ट है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी या नॉमिनेशन का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तो जहां कंपनी में जो भी एम्प्लॉय होते थे वे नॉमिनेशन के थ्रू होते थे, लेकिन चार्टर्ड एक्ट 1853 ईस्वी के तहत उसको हटा के प्रतियोगिता परीक्षाओं को आधार बनाया गया। अगला एक्ट है 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ध्यान रखें, ये एक्ट 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया था। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्य मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो यह ध्यान रखेंगे कि 1857 के क्रांति के बाद भारत
की सामग्री सीधे क्राउन के हाथों में सौंपा गया, जो 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत था। अगला अधिनियम है 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे, महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन आएगा किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई, तो वो था 1861 का भारत शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी इसी एक्ट के तहत। अगला एक्ट है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भारतीयों को दी गई, वो 1892 एक्ट के तहत। अगला एक्ट है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, या इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म या सुधार। इसका मुख्य प्रावधान क्या था, तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के तहत करा गया, तो 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। अगला एक्ट है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, या इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, मॉन्टेग्यू भारतीय सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो मुख्य सचिव होते थे, उसके बाद वायसराय होते थे। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, जब कहेंगे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब करी गई थी, तो 1909 के एक्ट के तहत करी गई थी। और प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत करी गई, तो वो था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला था आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय में थे वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, वियालर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। और वही हस्तांतरित विषय की बात करें तो इसमें शामिल थे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। वहीं आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया गया था। और द्वैत शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया था। अगला है 1935 ईस्वी का शासन अधिनियम, जिसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, अखिल भारतीय संघ।
यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और शासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो द्वैत शासन को कब समाप्त करा गया? तो ये करा गया 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता या परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। चौथा विषय था संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल, जो कि लंदन में स्थित को प्राप्त थी। पांचवा विषय था ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। भारतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। छठा है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बर्मा को भारत से कब अलग करा गया? तो ये 1935 के अधिनियम के तहत करा गया। अगला है एक्ट है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी और भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। और 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो यहाँ हमारा थ्योरी सेक्शन खत्म होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो कि निम्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अधिकांश संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा गलत है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान की अधिकांश संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, जो कि सही है। दूसरा है मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी, ये गलत है। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, तो हमारा सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 के अधिनियम के तहत। चौथा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? तो ये हम सभी जानते हैं, 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासतों की स्थिति बनी रहेगी, बाकी सारा नहीं किया। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1876 ईस्वी में। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो जहाँ तक हमको पता है, मिंटो मार्ले सुधार 1909 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो अभी मैंने पढ़ा 1909 ईस्वी में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? तो जहाँ तक हमें पता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1909 में आया। इसका जो प्रावधान का सार था वो क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन, डबल रूल इन द प्रोविंसेस। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये तीनों इसके सदस्य थे, वहीं लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं, ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन प्लान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, वहीं राज्यों की बात करें तो इसका सही आंसर अगर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की बात करें तो 1935 की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 के भारत सरकार अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909। वही संघीय की बात करें तो ये 1935 था। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो जहाँ तक हमें पता है, 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन सीधे क्राउन के अंदर डाला गया, जिसमें एक एक्ट लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत भारत सचिव का पद निर्मित किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है और मैं इसका सीरीज जारी रखूँगा और बहुत जल्द इसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।